हमने बच्चों कुछ होमवर्क आपको दिया था ट्रायल बैलेंस का, और स्टार्ट करना था हमको क्लोजिंग स्टॉक के ट्रीटमेंट से। बस थोड़ा सा मैंने आपको बकवास वाला बता दिया था कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, कहाँ आता है? बाहर। बट देयर आर टू कंडीशंस अकॉर्डिंग टू विच क्लोजिंग स्टॉक आपको बाहर की जगह अंदर भी नजर आएगा। वो कौन सी दो कंडीशंस है, आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे, और आज प्रोबेबली ये कंटेंट काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, आई वुड लाइक टू चेक देम फर्स्ट, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे बच्चों, ये सेकंड वाला होमवर्क में दिया था। रेडी टू चेक? चिल्ड्रन रेडी टू चेक? क्रेडिट में आपने कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल लिखा होगा बच्चों। देयर आफ्टर आपने परचेज रिटर्न लिखा होगा, डिस्काउंट अर्नड लिखा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा होगा और सेल्स लिखा होगा। बाकी सब कुछ डेबिट में आया होगा। एनीबडी हैविंग एनी मिसमैच चिल्ड्रन? कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट अर्नड, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सेल्स, ये सब क्रेडिट में जाएगा, बाकी सब कुछ डेबिट में जाएगा। सही है? दिस वी डिड इन द क्लास ओनली। चलिए कोई बात नहीं, फिर से चेक हो गया, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन, चेकआउट। चेकआउट आइटम्स कॉल्ड एज कैपिटल क्रेडिट में, क्रेडिटर्स क्रेडिट में, बिल्स पेबल आएगा, सेल्स आएगा बच्चों, कमीशन रिसीव्ड, देन परचेज रिटर्न आ जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा। सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स क्रेडिट में आएंगे, बाकी सारे के सारे डेबिट में, सब डेबिट में आ जाएगा। सही है? पक्का? कोई डाउट चिल्ड्रन? प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, क्रेडिट में क्या क्या आएगा चेक करिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इट्स कैपिटल ऑन द क्रेडिट, क्रेडिटर्स, देन चिल्ड्रन आएगा सेल्स, डिस्काउंट अर्नड, लोन फ्रॉम मोहन एंड रिजर्व फंड फॉलोड बाय बिल्स पेबल। आई होप सो लोन फ्रॉम मोहन का मतलब समझ गए, लाइबिलिटी है। डिस्काउंट अर्नड इज योर इनकम और बिल्स पेबल इज अगेन अ लाइबिलिटी। रिजर्व फंड क्या होता है फिर से सुन लीजिए, वैसे बताया था, फिर से आज बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे रिजर्व फंड और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स को एक मान लेते हैं, एक्चुअली अलग अलग होता है। आपने बिजनेस किया, 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, उसमें से 20 लाख रुपीज तो आप बिजनेस में छोड़ के जा रहे हैं, 80 लाख रुपीज आप लेके जाना चाहते हैं, तो 20 लाख रुपए आपके पैसे हैं, बट रखे कहां पे हैं? बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए आप एक बोझ हो गए इन द नेम ऑफ रिजर्व। रिजर्व फंड नहीं, रिजर्व। अब लग रहा है ये पैसा गुल्लक में पड़ा रहेगा, सेविंग अकाउंट तो होता नहीं बिजनेस का, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो इट इज बेटर कि हम इस पैसे का फिक्स डिपॉजिट करवा दें। फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो इट विल यील्ड यू सम इंटरेस्ट, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा कम से कम। तो जब आप अपने प्रॉफिट का कुछ पैसा अलग से बचा के रखते हैं, इट इज रिजर्व, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इट समवेयर, दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज रिजर्व फंड। इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स के नाम का, होता थ्योरी का चैप्टर है, 11th में काम कम आता है, 12th में बहुत काम आता है ये। ओके, तो जब आप वो पढ़ेंगे तो इसमें और भी चीजें मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मल रिजर्व मतलब? हाँ, सिर्फ रिजर्व होता है तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट का पैसा घर नहीं लेके गए, बिजनेस में छोड़ दिया, और ये किसी करंट अकाउंट में पड़ा होगा बिजनेस के। हाँ, होता लाइबिलिटी है, होता लाइबिलिटी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। चलिए डन चिल्ड्रन, बाकी सब डेबिट में है जो अनमार्क्ड आइटम्स है। टोटल इज कमिंग 850200। कैलकुलेट किया था कि आंसर देख के लिख दिया? हाँ, झूठ कौन बोलेगा। चलिए, कैपिटल क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, बिल्स पेबल, बैंक ओडी क्रेडिट, देन लोन क्रेडिट, रिजर्व फंड क्रेडिट। हाँ, तो नॉमिनल अकाउंट मैंने क्या बताया आपको कंजर्वेटिज्म अप्लाई करते हुए? पापा घर पे आ गए मतलब कुछ गड़बड़ है, चुपे चाप पढ़ने लग जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, हाँ यस, क्रेडिटर्स कहाँ छूट गए भाई? लोन के ऊपर, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट में जाएगा। देन बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके बैंक में जितने पैसे करंट अकाउंट में थे, मान लीजिए 1 लाख, आपने 1,20,000 की चेक काट दी, बैंक ने आपके बिहाफ पे पेमेंट भी कर दिया, तो एक तरह से बैंक ने आपको 20,000 का शॉर्ट टर्म लोन दिया है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए चिल्ड्रन, क्रेडिट में आएगा कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, सेल्स आएगा, देन बिल्स पेबल। किसी ने कैरेज आउटवर्ड को तो क्रेडिट में नहीं लिख दिया है? कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, वो रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जरा ध्यान रखनी है इन सब बातों को आपको। हाँ, तो अगर गड़बड़ किया तो प्लीज जरा सही मरम्मत कर लीजिए।
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ आपका सेशन कब एंड हो रहा है ये बताइए। 31 दिसंबर, ठीक है, तो ये एंड डेट हो गई। और 1 जनवरी कौन सी डेट हो गई, स्टार्टिंग की डेट। तो ये स्टॉक ओपनिंग में है कि क्लोजिंग में है, ओपनिंग स्टॉक हुआ। ये इस साल बिक जाएगा, बिक जाएगा तो पैसा कमाने का मौका मिलेगा, मतलब आपको बेनिफिट होगा। तो कॉस्ट जो आपको बेनिफिट दे दे, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सपेंस। खुद ही सवाल खुद ही जवाब, मेरा वाइवा ले रहे हैं कुछ लोग। चलिए आगे आंसर, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्रेडिट में क्या क्या आ जाएगा चेक करिए। इट्स कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम शमीम आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, परचेज रिटर्न आ जाएगा, डिस्काउंट अर्न्ड आ जाएगा। गॉट इट। हमेशा आपने देखा होगा क्रेडिट में पॉपुलेशन कम है आइटम्स की। अच्छा उसी का टोटल करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। और अगर कहीं क्वेश्चन सस्पेंस अकाउंट वाला आ गया तो एग्जाम में, अरे बेवकूफ यहां दिया है ना, एग्जाम में कोई आंसर थोड़ा लिख के आएगा आप लोग को। सही बात है एकदम, बच्चों की अकल मुर्गी के बराबर है, एकदम छोटी सी इतू सी अकल है। एग्जाम तो आंसर दिया ना, एग्जाम में का आंसर दिया होगा और पता लगा वहां करंट अकाउंट आ गया, निपट गया। 6 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर मिलेगा, फिर गिड़गिड़ाएंगे, रहम की भीख मांगेंगे, सर 2 नंबर बढ़ा दी नहीं तो पिताजी सूद देंगे घर में कायदे से। सही बात है, मेरा भारत महान, 100 में 99 बेईमान और चोर। ये वाला तो कर लिया था हमने यहीं पे। चलिए होमवर्क भी दिया था कुछ बुकलेट से चलन, तो पहले आपको मैं ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बता दूं, गॉट इट क्लियर, फिर आगे चलते हैं। फाइन, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं अपना पिछला टर्न का लेक्चर फिर से थोड़ा सा रिपीट करूंगा 1 मिनट के लिए। चिल्ड्रन क्लोजिंग स्टॉक की क्या आपने कोई जर्नल एंट्री आज तक की? नो, आगे चल के सिखाऊंगा होती है एंट्रीज की भी, बट आज तक आपने कोई एंट्री नहीं की है, व्हाट इट क्लियर। आपने जर्नल के बाद लेजर बनाया सबका, क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री थी नहीं बच्चों, तो उसका कोई लेजर भी नहीं होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर नहीं है। जिसका लेजर ही नहीं है, क्या उसका ट्रायल बैलेंस हो सकता है? जिन अकाउंट्स का लेजर नहीं है, क्या वो ट्रायल बैलेंस में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमेशा कहां अपीयर करेगा चिल्ड्रन? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। अकाउंट्स के बाहर नहीं, धरती के बाहर, बुद्धि के बाहर है चीजें। कहां पे अपीयर करेगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस के बाहर। टेकन फॉर ग्रांटेड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज 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 सुपर ऑलवेज अपीयर्स वेयर? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। बट दो कंडीशंस ऐसी हैं, नोट्स में आपको एक मिलेंगी इसलिए कॉपी में आप दोनों लिखिए। दो कंडीशंस ऐसी हैं जिससे ट्रायल बैलेंस को भी कहां पे मौका मिल जाता है? ट्रायल बैलेंस के अंदर आने का। आपने यूके बर्मिंगम पैलेस का नाम सुना है इंग्लैंड में? बर्मिंगम पैलेस में क्या बरमूडा पहन के जा सकते हैं? सर तो बर्मिंगम का नाम लिया पागल बनाने के लिए। तो वहां पे क्या आप नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के, कुर्ता पजामा पहन के जा सकते हैं? no. सिर्फ एक इकलौते इंसान थे जिनके लिए ड्रेस कोड कॉम्प्रोमाइज किया गया था वहां पे। बट ड्रेस कोड है क्या वहां पे? प्रॉपर 3 पीस सूट चलता है वहां पे जेंट्स के लिए, प्रॉपर 3 पीस सूट। आपको कोट पैंट वेस्ट कोट टाई वाई सब, जूता चप्पल, यानी कि खड़ाऊ पहन के चले गए, या हो सकता है वो लखानी की भामास की चप्पल पहन के चले गए, अब चप्पल पड़ेगी। एक ड्रेस कोड है वहां जाने का। समझ में आई बात की नहीं? पक्का। सिर्फ एक इंसान के लिए ड्रेस कोड कॉम्प्रोमाइज किया गया था, हु वाज ही? नहीं भाई, सर महात्मा गांधी। यस, महात्मा गांधी जी के लिए ड्रेस कोड कॉम्प्रोमाइज किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उनको पता था ये ऑलरेडी इतना कर्मकांड कर चुके हैं ब्रिटिशर्स के साथ, अगर हमने फिर से इनकी बेइज्जती की, कहीं इंग्लैंड को इंडिया में ना मिला ले ये लोग। समझ में आया? सिंपल बात है थी, वो एकदम चुलबुल पांडे बन गए थे, दबंग बन गए थे एकदम। तो इसलिए उनका ये ड्रेस कोड कॉम्प्रोमाइज किया गया था। एल्स किसी के लिए ड्रेस कोड कॉम्प्रोमाइज, अब ये मत बोलिएगा सर हमारे एक रिश्तेदार है सर, वहां जमादार का काम करते हैं सर, उनके लिए भी है सर कॉम्प्रोमाइज, वो सूट पहन के नहीं जाते सर, वो तो ऑफिस स्टाफ हो गया ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज अपीयर्स वेयर बच्चों? आउटसाइड। बट दो कंडीशंस ऐसी आएंगी जहां पे कॉम्प्रोमाइज होगा, और क्लोजिंग स्टॉक कहां पे अपीयर करेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर। रेडी है देखने के लिए इसको? चलिए तो अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखिए, बाय वर्च्यू ऑफ द अकाउंटिंग नेचर, बाय वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग, करो अकाउंटिंग नेचर नहीं, बाय वर्च्यू ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंटिंग, क्लोजिंग स्टॉक closing stock always appears outside
the trial balance. I repeat once again, by virtue of the nature of account, एक ही बात है, सॉरी, by virtue of the accounting nature, सॉरी लिख दिया सबने? नेचर ऑफ अकाउंटिंग लिख लीजिए, अकाउंटिंग नेचर लिख लीजिए, जो मन करे स्वाद अनुसार लिख लीजिए, सब चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख दिया बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स कहां पे? आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, बट under two circumstances, it will appear inside the trial balance. It will appear inside the trial balance. लिख दिया सबने? लिख दिया? पुट अ कोलन साइन, नेक्स्ट लाइन पे लिखिए सिचुएशन 1 और एक ट्रायल बैलेंस बनाइए एज आई एम ड्रॉइंग ऑन द स्क्रीन। बच्चों एक नया टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा, वेजेस के आगे आई हैव रिटन समथिंग इन ब्रैकेट्स, व्हाट्स दैट? डायरेक्ट एक्सपेंस। होता क्या आपको बता देता हूं, अभी ये काम का नहीं है, ये बहुत दिन बाद काम आएगा, मतलब प्रैक्टिकली 12th में भी काम नहीं आएगा और बाद में। हर वो एक्सपेंस जो गुड्स खरीदने पे खर्च होता है, इट इज नोन एज डायरेक्ट। और जब हम इनको बेचना स्टार्ट करते हैं तब भी कुछ खर्चा करना पड़ता है, सेल्समैन की सैलरी, शोरूम का खर्चा वगैरह वगैरह, दैट विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। ठीक है, चलिए, तो देयर आफ्टर वी हैव परचेज रिटर्न, मशीनरी की वैल्यू लिख लेते हैं 2 लाख, कैपिटल 3 lakhs, सेल 1,58,000, purchase return, let us say 2,000. Children, what is 3 lakh plus 158 plus 2? 460. Answer? These are the extracts only, मतलब कुछ ही चीजें हमने ट्रायल बैलेंस में लिखी हैं। डोंट अज्यूम कि ये टैली कर जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसी वैल्यूज दे दूं जिससे ये टैली हो जाए। ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं हम बच्चों 60,000, परचेज की वैल्यू ले लेते हैं 94,000, तो 260 प्लस 94, 6,000 इसको ले लेते हैं। डन, चलो डन। तो व्हाट इज 2 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख 360। चलिए मशीनरी की वैल्यू 3 लाख कर देते हैं, आ गया टोटल इक्वल। चलिए, डू यू सी क्लोजिंग स्टॉक इनसाइड द ट्रायल बैलेंस? चलो, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹8,000। सो एक बिजनेस का ट्रायल बैलेंस डिट्टो ऐसे ही बनता है जैसे आपको नजर आ रहा है बच्चों, सब कुछ अंदर होगा बट क्लोजिंग स्टॉक विल बी अपियरिंग आउटसाइड। क्यों अपियरिंग आउटसाइड? मैंने आपको रीजन 2 बार बता दिया है, फिर से बताता हूं एक बार। क्लोजिंग स्टॉक की कोई जर्नल एंट्री होती है बच्चों? नो। जब इसकी जर्नल एंट्री नहीं है तो क्या इसकी कोई लेजर में पोस्टिंग होगी? नो। जब लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं होगी बच्चों तो क्या कोई बैलेंस आएगा इसका? नहीं आएगा, इसका बैलेंस है ही नहीं। जब क्लोजिंग स्टॉक का कोई बैलेंस ही नहीं है, कैन इट अपीयर इन ट्रायल बैलेंस? नो। तो ये हमेशा कहां पे अपीयर करेगा? ट्रायल बैलेंस के बाहर। आप दुनिया जहां के किसी भी बिजनेस का रियलिटी में ट्रायल बैलेंस देख लो, आपको क्लोजिंग स्टॉक हमेशा बाहर ही मिलेगा, कभी अंदर नहीं मिलेगा। बट 2 ऑल्टरनेटिव्स तैयार किए कुछ लोगों ने, अकॉर्डिंग टू विच क्लोजिंग स्टॉक कैन अपीयर इनसाइड। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का।
फॉर एग्जाम्पल आपके घर में पेट डॉग है या पेट कैट है, जनरली वो आपके मेन जो लिविंग रूम होगा उसके बाहर ही रहेंगे। बट अगर किसी दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, क्या खुले में छोड़ देंगे आप उनको? नो। तो हो सकता है लिविंग रूम में आप बोरा बिछा दें और उसके ऊपर उनको स्टे करा दें। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो बस यही कंडीशन यहाँ पे भी काम करेगी। बी क्विक, बी क्विक। चलिए, Yes, sir. so everybody understood? Machinery, opening stock, purchase, wages on the debit, sales, capital and purchase return on the credit। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चों? 8,000 रुपीज। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे सो कॉल्ड एक कॉन्सेप्ट और लिख रहा हूं, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसको आज पढ़ें, फिर जब आप अपना आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ने का मौका फिर से मिलेगा। और क्लास 12 में तो भरा पड़ा है टॉपिक। द कंटेंट सेज कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड, वो सामान जो बिक गया उसकी लागत, यही मतलब हुआ। तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो 60,000 का ओपनिंग स्टॉक है, यू विल ट्राई टू सेल इट और थ्रो इट इन रिवर गंगा और यमुना। ट्राई टू सेल इट, हम इसे बेचना चाहेंगे डेफिनेटली। ये जो खरीदा इसको भी तो बेचना चाहेंगे। और ये जो 6,000 रुपीज का खर्चा हुआ है बच्चों, ये भी तो इसी पे खर्च हुआ ना जो आपने खरीदा है। बिकॉज वेजेस का मतलब मजदूरी, गुड्स आए होंगे, आपने उनको ट्रॉली से अनलोड कराया और आपने खर्च किया और पैसा दिया। तो टोटल गुड्स आपके पास जो है इस समय अवेलेबल साल भर में, देवर 60,000 प्लस 94,000 प्लस 6,000। करेक्ट? इतना समझ में आता है? कंफर्म? चलिए, तो एक और फिनोमेना लिख रहा हूं आपके लिए, एक और फिनोमेना लिख रहा हूं। ये उतना ज्यादा काम का नहीं है बट काम आएगा। मीनिंग ऑफ, व्हाट डिड आई पुट, व्हाट डिड आई पुट चिल्ड्रन? कोगास। कोगास क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? चलिए, so what is the amount of opening stock, children? Children, what is the amount of opening stock? Answer 60,000. Very good, very good, very good. What is the amount of goods that we have bought, children? 94,000. And what is the amount of expenses that we have done on goods bought? 6,000. जरा टोटल कर लीजिए सबका। 1,50,000। वेरी गुड, 1,60,000। एक्सेलेंट। तो 1,60,000 का सामान है, 160 का सामान है। तो आप इसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस, थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है, पूरा छापिएगा मत, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से चलन, बहुत ध्यान से। आपने कुछ गुड्स वापस भी किए थे, यस और नो? कितने रुपए के गुड्स आपने बच्चों वापस किए थे? हाउ मच? 2,000। जब बच्चों 2,000 के गुड्स आपने वापस कर दिए, विल यू बी एबल टू सेल देम? नो। तो आप कितने रुपए के गुड्स एट मैक्स बेच पाएंगे? 1,58,000 के। तो अल्टीमेटली बच्चों फॉर्मूला क्या बना? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न। सर आपने क्यों माइनस किया परचेज रिटर्न को? बिकॉज हमें फाइंड आउट क्या करना है, कितने के गुड्स हैं। तो जो वापस कर दिए वो हैं कहां? वो आपके पास है नहीं। तो साल भर में आपके पास कितने रुपए के गुड्स आए चिल्ड्रन? 60 के थे, ये भी आप बेच सकते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर सेल। 94 और 6, 1,00,000 का जो आपने सामान खरीदा, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सेल। और जो वापस कर दिया बच्चों, इज इट अवेलेबल फॉर सेल? नो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल चिल्ड्रन? 158। अब आपको हमें क्या बताना है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इंग्लिश सबको आती है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में चल रहे हैं। पास्ट टेंस कहां पे महसूस हो रहा है? सोल्ड में। वेरी गुड। और यहां क्या महसूस हो रहा है?
अभी का हो रहा है, प्रेजेंट, थोड़ा सा और बोल लो, अरे थोड़ा सा और, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस लग रहा है, अवेलेबल फॉर सेल, बेच सकते हैं। खैर इंग्लिश की क्लास नहीं चली, परेशान मत होइएगा, ओके। ये बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट थी बचपन में। तो सो कॉल्ड आपके पास 158 के गुड्स हैं। क्या आपने सारे बेच दिए बच्चों? नो। क्या ये पूरा ओपनिंग स्टॉक 60,000 का बिक गया? गारंटी है? हमें नहीं पता। क्या ये भी पूरा बिक गया? वी डोंट नो। क्या सारा सामान बिक गया जितना था? ये तो हमें नहीं पता कि सारा बिका कि नहीं बिका, बट ये जरूर पता है कुछ बचा है। कितने का बचा है बच्चों? 8,000 का। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। कितने के गुड्स थे बेचने के लिए? 158। कितने के बिक गए भगवान जाने, बट बचे कितने के हैं ये राम जाने। हम भी जानते हैं कितने के नहीं बिक पाए। तो बच्चों 158 के थे, 8 के आप नहीं बेच पाए, तो कितने के बेच दिए? 150 के बिक गए। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड? 1,50,000। फॉर्मूला बता देंगे मेरे को आप लोग? हाँ सर बिल्कुल बता देंगे, बड़ा आसान फॉर्मूला है सर। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न एंड चिल्ड्रन, और क्या माइनस करेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक। जब आप ये कॉम्पोजिशन अप्लाई कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने रुपए के गुड्स आपके पास थे और उसमें से कितने रुपए के गुड्स इवेंचुअली यू हैपन टू सेल। कितने के हमने वापस कर दिए थे बच्चों? 2,000 रुपी के। और कितने का स्टॉक बच गया था बच्चों जो नहीं बिका? 8,000। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट वी हैव सोल्ड? 1,50,000। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम चला? पक्का? और ये 1,50,000 के गुड्स आपने कितने रुपए में बेचे? 158। तो आपको लॉस हो गया एक तरह से। खैर वो एक अलग बात है। लॉस हुआ? प्रॉफिट ज्यादा बिक रहा है ना। जस्ट चेकिंग, सब लोग याद रहे हैं कि नहीं, सोते तो नहीं रह रहे हैं। तो 1,50,000 का सामान 1,58 में बिक गया, तो इट इज प्रॉफिट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर आप तो कह रहे थे हम सिखाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक अंदर कैसे जाएगा। पहले जानवर को तो समझो कौन सा है, घर के अंदर ले जाने लायक है भी कि नहीं। तो इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए ऑल्टरनेटिव ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कौन सा ट्रायल बैलेंस बच्चों? ऑल्टरनेटिव ट्रायल बैलेंस। रेडी चिल्ड्रन? रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिवली बना लीजिए बच्चों धनाधन एक और ट्रायल बैलेंस। हाँ ये सब लिख लीजिए, और एक ट्रायल बैलेंस आप सब और बनाएंगे। एंड दिस ट्रायल बैलेंस विल टेल अस कि कैसे क्लोजिंग स्टॉक अंदर गया है। लिखिए बच्चों, ट्रायल बैलेंस एज एट डॉट 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 thereafter we'll put डेट का तो कॉलम होता नहीं, एवरीबॉडी रिमेंबर्स। हेड ऑफ अकाउंट, सीरियल नंबर की कोई जरूरत नहीं है। डेबिट बैलेंस एंड चिल्ड्रन क्रेडिट बैलेंस। समझ गए? बताइए मेरे पहले वाले ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्या नजर आ रहा था? मशीनरी। करेक्ट। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ मशीनरी बच्चों? हाउ मच? 3 लाख। चलिए फिर क्या नजर आ रहा है बच्चों? सर सेम ही तो है, अभी फर्क पता लगेगा आपको। देन क्या है चलन? सेल्स, ये भी सेम है सर, बस फर्क आ गया। चोट लग गई सर, कैसे? सड़क पे जा रहे थे लाल रंग के कपड़े पहन के, एक डॉग था एक सांड थी, दोनों टॉस किए कौन दौड़ाएगा इसको, दोनों दौड़ा लिए। अब आप भाग मिल्खा भाग तो थे नहीं जो 2 लीटर देसी घी पी के दौड़ेंगे।
भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे भाग रहे थे, सोचा सलमान खान बन जाए, टाइगर मूवी देख के आए थे, और नाली तक पार कर नहीं पा रहे हैं, भड़ाक से गिरे, चोट लग गई। डॉक्टर कह रहा है कि चोट बड़ी संगीन लगी, और बाद में जब चोट लगे गिर गए, कुत्ता काट भी लिया आके, कह रहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी मम्मी से प्रॉमिस करके आया था, आज काट के आऊंगा। समझ में आ गया? अब डॉक्टर ने बच्चों दो चॉइस दी आपको, या तो 5 इंजेक्शन अलग अलग लगाओ 1-1 घंटे के गैप पे, ताकि 5 तत्व में विलीन ना हो जाओ, या तो पांचों का एक कॉम्बो लगवा लो। प्राइस सर क्या है जरा बता देंगे आप? अरे इकोनॉमिक्स की क्लास थोड़ा चल रही जो प्राइस बता रहे हैं। चलिए प्राइस बताते हैं। 500-500 के 5 इंजेक्शन थे, तो कितने के हो गए? 2500 के। कितने के हो गए? 2500 के। ओके, और ये वाला भी 2500 का एक ही है, तो 2500 में 5 लगवाएं 500-500 वाले, या 2500 का एक लगवाएं? एक लगवा लेना भाई, सुई एक ही बार घुसेगी, दर्द कम होगा। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर हम लिख लेते हैं 1,50,000 बच्चों, तो आपने ऑटोमेटिकली परचेज, ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिडक्शन ऑफ परचेज रिटर्न, सारी चीजों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखकर सब्स्टिट्यूट कर लिया, जो यहां पे अलग अलग दिए थे। यस और नो चिल्ड्रन? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक आता है, तो इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक आ चुका है। क्या अलग से लिखने की जरूरत है? क्या अलग से लिखने की जरूरत है? नो। तो अगर आपने काठी रोल खा लिया, तो आपने रोटी भी खा ली, आपने थोड़ी सी सब्जी भी खा ली, सॉस अचार वगैरह भी आपने खा लिया, अब अलग से रोटी सब्जी खाने की जरूरत नहीं है। दाल चावल खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, बात एक ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्राइजेस ऑफ परचेजेस, यस और नो चिल्ड्रन? मतलब इस सीओजीएस के अंदर परचेज की वैल्यू कहीं ना कहीं गई हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्राइजेस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस और नो? इसका मतलब सीओजीएस के अंदर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं गए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते टाइम परचेज रिटर्न माइनस किया था, मतलब ये 150 कैलकुलेट करते टाइम ये माइनस भी हो चुका है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखो या इन चारों को लिखो, बात एक ही है, बात एक ही है। बच्चे का बड़ा नाटक है खाने में। मम्मी कह रही बेटा दाल खा लो, कद्दू की सब्जी खा लो, लौकी खा लो, थोड़ा धनिया भी देख लिया करो। आप बहुत नाटक करते हैं खाने में। मम्मी कह रही आज तुम्हें सांभर बनाऊंगी, तो सांभर अगर आप खा लें तो काफी वेजिटेबल्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे कि नहीं? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो सीओजीएस के अंदर ये चारों आते हैं। मेरे को यस और नो में जवाब दे दीजिए। गॉट इट क्लियर? तो अगर आपने सांभर खा लिया 1,50,000, तो ये सारे विटामिन चले गए आपके अंदर। पक्का? मेरी बात से सहमत है सब लोग? हे भगवान, अभी जितना पूछा जा रहा है सिर्फ इतना बताना है भाई, इस 1.5 लाख के अंदर ये विटामिन हैं कि नहीं है? है ना? है ना? चलिए दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। चिल्ड्रन व्हाट इज 60,000 प्लस 94,000 प्लस 6,000? 160। ये ऑपोजिट साइड पे दिया हुआ है, ये ऑपोजिट साइड पे दिया है। तो इन सारे आइटम्स का आपको नेट इफेक्ट कितना नजर आ रहा है बच्चों? 1,58,000। अब मैं 2 सेंटेंसेस बोलूंगा और आप मेरे को बताएंगे मेरा कौन सा सेंटेंस सही है। सुनने के लिए तैयार? सुनने के लिए तैयार? सुनने के लिए तैयार? 3 बार बोलते ना कुबूले कुबूले कुबूले, इसलिए मैंने 3 बार पूछा। 1,50,000 कॉन्स्टिट्यूट दीज 4, यस और नो? फिर से, इस 1.5 लाख के अंदर सिर्फ यही है बस? नो नो नो, एक चीज और है जो 150 कैलकुलेट करते टाइम क्या की गई थी बच्चों? सब्ट्रैक्ट की गई थी। सिर्फ इनका सब्स्टिट्यूट अगर होता तो वैल्यू कितनी आती? 158। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली 4 आइटम्स और ऑल 5 आइटम्स? ऑल 5, ये पांचों का सब्स्टिट्यूट है, यस और नो? इसके अंदर परचेज भी ऐड हुआ, ओपनिंग स्टॉक भी ऐड हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड हुआ, परचेज रिटर्न भी सब्ट्रैक्ट हुआ, एज वेल एज भी सब्ट्रैक्ट हुआ क्लोजिंग स्टॉक भी। तो सीओजीएस 4 आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर और एक ट्रायल बैलेंस के बाहर वाले को निपटा देता है। ऐसा ही हो रहा है ना? जब आप सीओजीएस की पार्टी में गए, ये चारों रिश्तेदार मिले और ये दुश्मन भी मिल गया आपको। तो क्या हम बोल सकते हैं
कि 150 इज रिप्रेजेंटिंग 158? बोल सकते हैं नो। तो ये चारों आइटम मिला के कितने का इफेक्ट दे रहे हैं? 158 का। कितने का इफेक्ट दे रहे हैं? 158 का। तो ट्रायल बैलेंस में ये 3 लाख लिखा था, ये 3 लाख आ गया। ये 3 लाख था, ये 3 लाख आ गया। ये सेल का 158 था, ये भी 158 आ गया। बट इन सब का नेट इफेक्ट कितना था बच्चों? 158। बट आया कितना है? तो क्या हम बोल सकते हैं दोनों ट्रायल बैलेंस 100% इक्वल है? क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज इनका इफेक्ट आना चाहिए 158 और आ कितना रहा है? 150। कैसे ये 158 150 बन गया बच्चों? हमने 8 माइनस किया था। तो अगर हमको सेम स्टेटस एस्टैब्लिश करना है, क्या सेम स्टेटस, आपने एक डिवाइस खरीदी मोबाइल, पुराना डेटा आपको नए मोबाइल में चाहिए, तो आप ऐसे पोर्टल पे डेटा बैकअप करेंगे जो पूरा डेटा बैकअप कर दे या जो 90% बैकअप करे? तभी तो आप बोलेंगे ना भाई इक्वल क्वालिटी आपको मिल रही है इस्तेमाल करने की सर्विस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये तीनों चीजें एज इट इज छापोफाई कर दी हमने। इन सबको चूरन बना के क्या लिखा है? बट चूरन अखबार में लपेटा भी तो गया है, अखबार का नाम क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आ रही है बातें? तो कहना है से मेरे दोनों ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली इक्वल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सब में दे रहे थे सर, बट यहां पे फर्क हो गए। तो इन सब आइटम्स का नेट अमाउंट कितना है बच्चों? 158। तो हमको यहाँ पे 158 लिखना चाहिए, बट हम कितना लिख के बैठे हैं? कैसे 150 विल बिकम 158 बच्चों? +8 करना पड़ेगा ना। मैथ्स तो है नहीं जो प्लस कर दें, तो अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। किस वजह से वो कम हुआ है? तो जो बिजनेसमैन क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं बच्चों, वो ये 4 चीज अंदर नहीं लिखते। जो मेरे रिश्तेदार घर में पेट डॉग पालते हैं, मैं उनके यहाँ नहीं जाता, मेरे को डर लगता है। तो सो कॉल्ड अगर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंदर लिख दिया, तो साथ ही साथ क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक। तब आपको ये चारों चीजें अंदर लिखने की जरा भी जरूरत नहीं है, और बाहर भी क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। अरे सर तो सिंपली ऐसा बता देते, अगर चाय में ऑलरेडी चीनी डाल दी है मम्मी ने, तो हम अलग से चीनी ऐड नहीं करेंगे। बट चाय बनती है बगैर चीनी की, जिसको चीनी डालनी है ऐड करो। खोपड़े में बात गई, पहली कंडीशन समझ में आ गई। तो अगर ट्रायल बैलेंस में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाए, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे आएगा? इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड। तो समझ में आ गया पूरी कसरत क्यों करवाई थी आपको? जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। और नहीं तो नॉर्मली टीचर्स टेल कि बेटा जब सीओजीएस होगा ना, बस क्लोजिंग स्टॉक अंदर आए। क्यों? बड़े चौधरी आए क्यों पूछने वाले? वर्ल्ड बैंक हो क्या क्यों पूछोगे? WHO के क्यों पूछोगे? बस बोल दिया तो बोल दिया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। फिर से सुन लीजिए एक बार, ये सारा डेटा नेट इफेक्ट कितना दे रहा था बच्चों? 158। बट हम जब सीओजीएस की बात कर रहे थे, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5। और यहां पे कितने एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं? 4। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 का सब्स्टिट्यूट है कि 4 का सब्स्टिट्यूट है? 4 का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकाला, तो इन पांचों आइटम्स को कंसिडर किया कि नहीं किया? जिसमें से 4 तो अंदर वाले थे और 1 तो बाहर वाले की वजह से इन 4 अंदर वालों की वैल्यू गिर गई, दलितर साबित हो गए, बेइज्जती हो गई। पापा पिछली बार शादी में आपको ले गए थे, ऐसी हरकतें आपने की, 50 सैंडविच खा गए, दूल्हा दुल्हन की प्लेट से खाना छीन के खा गए, खूब बेइज्जती कराई। तो अगली बार पापा मम्मी आपको लेकर नहीं जाएंगे। वो कहेंगे हम जा रहे हैं अंदर, तुम बाहर गाड़ी में बैठो, खाना ले आएंगे तुम्हारे लिए। क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए बात को? तो याद रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक जब भी आएगा बच्चों, किसके साथ आएगा? सीओजीएस के साथ आएगा। सीओजीएस जब भी आएगा किसके साथ आएगा? हम साथ साथ हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे कैसा था? हम 4 और 5 थे, साथ साथ नहीं थे। अंडरस्टूड दिस? तो अगर आप भी कल को बिजनेस करें, ट्रायल बैलेंस बनाएं, तो यू विल हैव अ चॉइस कि क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिखना चाहते हो या बाहर। अगर बाहर लिखना है तो अंदर ये चारों रहेंगे, अंदर लिखना है तो अंदर सिर्फ एक रहेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? क्यों ऐसा है? डेरिवेशन समझ में आ गया सबको? बिकॉज अंदर वाले आइटम्स को इक्वालिटी क्रिएट करनी है इनके साथ दोनों में। तो यहां पे अंदर वाले आइटम नेट आंसर आपको कितना दे रहे हैं? 158। वेयरएज क्लोजिंग स्टॉक में कितना आ पा रहा है? 150। कितना नहीं आ पा रहा? क्योंकि इन 4 आइटम्स की वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की वजह से गिर चुकी है। तो कैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस एस्टैब्लिश करेंगे? सारा डेटा लिखकर। तो इन सब की वैल्यू मिला के 158 होनी चाहिए, बट आपका एलिमेंट क्या बता रहा है? 158 कितने से गिर गया? उतना ही 8 जितना हमने माइनस किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इनसाइड। समझ में आ गई बात? पक्का? प्लीज अपडेट दिस। ये
पहली सिचुएशन थी, इसके बाद हम दूसरी सिचुएशन लिखते हैं। तो दो सिचुएशन बताई थी मैंने जब क्लोजिंग स्टॉक अंदर रहेगा। एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट इज द सेकंड, इट्स कमिंग अप। चलिए बच्चों, राइट डाउन चिल्ड्रन द सेकंड सिचुएशन। सर ये कौन सी सिचुएशन है? मीनिंग ऑफ एडजस्टेड परचेजेस। सर ये क्या होता है? एडजस्टेड परचेजेस is basically a short composition. I repeat children, it is a short composition for COGS, you can say. It comprises children opening stock plus purchases minus closing stock. सबको नजर आ रहा है? माइनस परचेज रिटर्न। एनी डाउट्स? फॉर्मूला सबको नजर आया? चिल्ड्रन फॉर्मूला विजिबल वेल टू ऑल? चलिए, लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक गिवन टू अस? नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं होता है। बस डायरेक्ट एक्सपेंस आप ऐड कर देंगे तो आपका एडजस्टेड परचेज क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एडजस्टेड परचेज में क्या डिफरेंस हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का डिफरेंस हुआ। 60,000 प्लस 94,000 चिल्ड्रन, माइनस 2 and 8 दोनों ही करना है, कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज 94 minus 2 minus 8 plus 60? 144 आएगा। 8 और 2 10, 84 and 60, 144. So this 144 is called as what children? Adjusted purchases. समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए एक और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अगेन पुटिंग द कॉम्पोजिशन, again putting the composition alternatively. ड्रॉ कर लीजिए फटाक से। Be quick, children, be quick. It's head of account, debit balance. Thereafter, we have credit balance. Is it visible well to all children? So children, हमारे पास लास्ट टाइम ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या था? मशीनरी एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर देंगे। हाउ मच? 3 lakhs. Then we have children what? Capital 3 lakhs. Then we have sales. How much? 1,58,000. सेल्स के बाद आपको कुछ मल्टीपल आइटम्स नजर आ रहे हैं। वेजेस कितना था? 6,000. Then we'll be putting what is called as adjusted purchases. हर adjusted चीज कैपिटल नहीं होती। How much children? 144. यहां तक सबको समझ में आ गया? अब क्लोजिंग स्टॉक आपका कहां पे जाएगा? क्वेश्चन अराइजेस कि क्लोजिंग स्टॉक कहां पे जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ट्रायल बैलेंस हैड ओपनिंग स्टॉक जो एडजस्टेड परचेज के अंदर आ चुका है, यस और नो? आ चुका है, यस और नो? ट्रायल बैलेंस हैड परचेज जो एडजस्टेड परचेज के अंदर आ चुका है, यस और नो? ट्रायल बैलेंस हैड वेजेस, ये भी आ चुका है ट्रायल बैलेंस के अंदर।
परचेज रिटर्न था जो एडजस्टेड परचेज निकालते टाइम माइनस कर दिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। व्हाट इज चिल्ड्रन 60,000 प्लस 94,000 माइनस 2,000? 152। आई रिपीट, 60 प्लस 94 माइनस 2 कितना होता है? 152। और यहां पे कितना लिखा है बच्चों? 144। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा एडजस्टेड परचेज इन 3 आइटम्स का सब्स्टिट्यूट है, तो 3 आइटम्स की वैल्यू अगर 152 होनी चाहिए तो यहां पे भी 152 होना चाहिए, बट यहां पे कितना आ रहा है? 144। 8 और गिर गया, किसकी वजह से? क्लोजिंग स्टॉक की वजह से। तो आपको अगर पैरिटी स्टैब्लिश करनी है, इक्वालिटी स्टैब्लिश करनी है बच्चों, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इन 2 कंडीशंस पे आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखने की इजाजत है। फर्स्ट, व्हेन यू राइट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड सेकंड व्हेन यू राइट एडजस्टेड परचेजेस। दुनिया में तीसरी कोई कंडीशन बनी ही नहीं जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इस क्लोजिंग स्टॉक को ले जा सके। क्यों क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? फिर से सुन लीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 60, और परचेज कितना था? 94। व्हाट इज 60 प्लस 94? 154 माइनस 2, 152। ये 3 आइटम मिला के 152 हो रहा है। तो या तो एडजस्टेड परचेज में आप 152 लिखिए। जब आप बोलते हैं कि इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक है, हाँ सर है। इसके अंदर परचेज है, हाँ सर है। इसके अंदर परचेज रिटर्न घट चुका है, हाँ सर घट चुका है। तो अगर ये 3 आइटम बच्चों 152 है और वो सब इसके अंदर है, तो ये भी 152 होना चाहिए ना। बट ये कितना हो रहा है? 144, क्योंकि ये और टांग खींच ली गई है इसकी। कितनी? 8। तो कैसे आप 152 का इक्वालिटी लेके आएंगे? घटाई हुई चीज वापस से ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो क्लोजिंग स्टॉक के पास एंट्री पास नहीं है बर्मिंघम पैलेस जाने का। किसके साथ जा सकता है? सीओजीएस के साथ या एडजस्टेड परचेज के साथ। नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? हाँ, जाएगा हमेशा डेबिट में। और इसके बाद इससे एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, क्यों डेबिट में जाएगा? बिकॉज इट क्वालिफाइज टू बी कैटेगराइज्ड एज एन एसेट। तो इस धरती के 99% बैल बुद्धि टीचर बच्चे को 2 बात रटाते हैं। बात नंबर 1, बेटा क्लोजिंग स्टॉक ना तब आएगा अंदर जब सीओजीएस और एडजस्टेड परचेसेस दिया हो। बच्चा रट लिया। क्यों? रीजन क्या है? चोंच की तरह मुंह खोल के बच्चा बोले क्यों? अरे वो एसेट है ना, इसलिए। सही रीजन क्या था मैंने आपको बता दिया है। गणित ऐसी लगाई गई है, पैरिटी स्टैब्लिश करने के लिए इसको लिखना बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ओनली देयर आर 2 कंडीशंस ऑन द प्लैनेट which makes closing stock to appear inside the trial balance. Condition number 1, it should have COGS. Condition number 2, it should have adjusted purchases. And children, अगर COGS चला गया तो इसमें से एक भी आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर अब नहीं आएगा। अगर लिख दिया सर, डुप्लीकेशन हो जाएगा आइटम्स का। और अगर एडजस्टेड परचेज आ गया तो इनमें से सो कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के कोई भी आइटम नहीं आएगा। नहीं तो यू विल हैपन टू राइट 1 आइटम मोर देन वंस, डबल डबल रिपीट हो जाएगा वो। समझ में आ गया? तो प्लीज ये मत सोचिएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों आता है, क्योंकि वो असेट है। बोल सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बट रियल लॉजिक क्या था वो इन 2 कैलकुलेशंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। समझ गए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्यों नहीं लेते? डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परचेज को एडजस्ट करना है। हमको सिर्फ गुड्स से मतलब है कि हमने प्योर गुड्स कितने वैल्यू के खरीदे। कल को आप सो कॉल्ड ICAI के मेंबर बन जाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आप वहां के प्रेसिडेंट बन जाएं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फैस्ब, जो 11 मेंबर कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए वर्ल्ड वाइड, जैसे यूनाइटेड नेशंस है पीस एंड सिक्योरिटी के लिए, आपको वहां जाने का मौका मिले। वहां पे आप फिर 11 मेंबर की कमेटी में 6 लोग एक तरफ वोट दे दें और आप वोट दे दीजिए, जोड़ो इसके अंदर अपना डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं बहुत पढ़ाने लग जाऊंगा बच्चों को, ऐसी क्या बात है। अगर एडजस्टेड परचेज के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ देंगे तो इट वुड बी एज गुड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ गया? अब बच्चा ये पूछेगा सर अवेलेबल फॉर सेल में माइनस काहे नहीं किए थे आप क्लोजिंग स्टॉक अपना? अवेलेबल कितना अवेलेबल है? कितने गुड्स हैं? कितने गुड्स हैं? इसलिए हमने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया क्योंकि वो जा चुके हैं, वो है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक तो है ना हमारे पास, बेच तो हम सकते हैं इसको। तो अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अवेलेबल निकालना था, यहाँ पे कितने बिक गए, यहाँ पे सिर्फ परचेज कितना है, सिर्फ खरीदा कितना है। तो आपने ओपनिंग स्टॉक खरीदा था, आपने गुड्स परचेज जो लिखा है वो खरीदा था,
ये नहीं खरीदा वापस कर दिया तो ये परचेज में आ गया। ये थोड़ा खरीदा था, ये तो खरीदने पे खर्च किया था, तो ये कॉस्ट का एलिमेंट बनेगा, बट बाइंग का, गुड्स का एलिमेंट ये नहीं बनेगा। तो शायद ये रीजन हो कि उन्होंने एडजस्टेड परचेज और सीओजीएस जैसे दो टर्म क्यों बनाए कभी पहले। समझ में आ गया? समझ में आया? पक्का? कंफर्म? चलिए लिख लीजिए इसको फटाक से। तो चलो अंडरस्टूड दो कॉम्पोजिशंस। लॉजिक में प्लीज ये रटिएगा मत कि क्लोजिंग स्टॉक इसलिए अंदर आता है क्योंकि वो एसेट है। उसके पीछे की पूरी गणित मैंने आपको समझा दी है, पूरी। आपसे कोई नहीं पूछेगा ये कैसे हो वगैरह वगैरह, आपको बस इतना याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक अंदर कब आएगा, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एडजस्टेड परचेजेस दी। समझ में आ गया? कभी कभी आपने देखा होगा कोई आपका मित्र है या मित्रानी है, दिन भर आपके साथ पूंछ की तरह घूमता रहता है, तो उसको बोलिएगा क्लोजिंग स्टॉक हो क्या एकदम से, और हमको सीओजीएस समझ रही हो क्या? सर गंदा लगेगा बोलने में। अच्छा ऐसे बोल देना, क्लोजिंग स्टॉक हो क्या, हमको एडजस्टेड परचेज समझ रही हो क्या, जाओ बाहर बैठो ट्रायल बैलेंस के, मतलब अलग बैठो जाके। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो क्लोजिंग स्टॉक सीओजीएस, एडजस्टेड परचेज क्लोजिंग स्टॉक, एकदम भाई बहन वाला रिश्ता है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? चलिए तो चलो मूविंग अहेड। आपको यहाँ पे ये कॉम्पोजिशन नजर आ रहा होगा, मैंने ऐसे ही कुछ लिखा हुआ, देखिए नजर आ गया ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे एक चीज बच्चों और लिख लीजिए जो नोट्स में इनकम्प्लीट थी, और एडजस्टेड परचेजेस। क्विकली बोलूं आगे बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लैरिफायर में मैंने यही सीओजीएस का एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये एक ट्रायल बैलेंस बनाया है, फिर यहाँ पे मैंने सारी चीजें गायब कर दी, सिर्फ सीओजीएस के साथ क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। ओके, तो खैर इससे समझते ना बड़ा बोरिंग सा लगता है, इसलिए मैंने कहा नया फ्रेश लाइव किचन लाइव कुकिंग की जाए आपके साथ। समझ में आ गया? हाँ बासी खाना नहीं खाएंगे। चलिए भाई ओपन कर लीजिए बच्चों अपना ट्रायल बैलेंस का असाइनमेंट शीट। ट्रायल बैलेंस का असाइनमेंट शीट ओपन कर लीजिए। आपको पहले डीकेजी वाला सेट मिलेगा या पहले टीएसजी वाला है? चलिए तो टीएसजी वाले सेट पे आ जाइए बच्चों, और आपको क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ये कॉन्सेप्ट। हाँ तो ये तो खैर आपने कर लिए होंगे। थर्ड फोर्थ के आंसर्स आ गए बच्चों? पक्का? चलिए फिफ्थ वन वाज गिवन, आ गया ये भी? आ गया। सिक्स्थ में आपको प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट नजर आ रहा होगा, सर बड़ी अजीब अजीब चीजें नजर आ रही थी इसमें। ना 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 ना, प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपने प्लांट खरीदने के लिए किसी को पैसे दिए तो वो तो आपका डेटर हो गया, बट प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने इस प्लांट एंड मशीनरी का पेमेंट अभी उस सप्लायर को नहीं किया, अभी पैसे पेंडिंग है, तो ये सप्लायर ऑफ सेलर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेप्रिसिएशन इज अ लॉस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट क्यों होगा? ओके, तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट बैलेंस है चिल्ड्रन, इट इज रिप्रेजेंटिंग द सप्लायर फ्रॉम हुम वी हैव बॉट प्लांट एंड मशीनरी, बट हमने पैसा नहीं दिया। डेप्रिसिएशन तो लॉस है ना भाई, वो तो डेबिट होगा, क्रेडिट कैसे हो सकता है? समझ में आ गया? नहीं नहीं कोई बात नहीं, किसी की गलती पे हंसने की जरूरत नहीं भाई, गलती तो करेंगे ही करेंगे। दिमाग है तभी तो लगाया ना, जिसके पास नहीं वो नहीं लगाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं, गलती करिए भाई, अभी ही गलती जितनी करनी है सब कर डालिए। दोनों आप साथ साथ लिख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एक बार लिखिए, डेबिट में इतना लिख दीजिए, क्रेडिट में इतना लिख दीजिए, बगल बगल। नहीं नहीं इतना थोड़ा चलेगा, ये थोड़ा हर बात आपकी चलेगी क्या? माइनस करके लिख दें सर, आंसर तो सेम ही है, हमने किया ही नहीं सॉल्व, ऐसा नहीं होता। फुल डिस्क्लोजर बुरा मान जाएगा मौसा जी, उफा जी बुरा मान जाएंगे, क्या फायदा, तुम क्या चाहते हो शादी ना है? तो नहीं ये गलत बात है, ठीक है। चलिए देखो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिखा है ना, इसका मतलब जिनसे फर्नीचर लिया अभी उन्हें पैसे नहीं दिए। अब सर ये सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट का क्या मतलब हो गया? सर मैं तो क्वेश्चन ही गलत लग रहा था। डेटर के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपने डेटर को बोला तुम चोर हो, तुम्हारा खानदान चोर है, तुम भाग जाओगे पैसा लेके मेरा। डेटर कह रहा है नहीं भैया मैं पैसा दूंगा आपका, अच्छा एडवांस दे दो हमको। तो हमने डेटर से एडवांस ले लिया, उसको अभी गुड्स हमने सप्लाई नहीं किए, और ईयर एंड हो गया, तब तक अगले साल गुड्स देंगे, तो अभी वो हमारा क्रेडिटर हुआ ना एक तरह से। तो सन्ड्री डेटर्स क्रेडिट का मतलब हमने उससे एडवांस ले लिया, और सन्ड्री क्रेडिटर्स डेबिट का मतलब हमने इन्हें एडवांस दे दिया। तो इन बातों को लिखिए बच्चों, बहुत काम आने वाली है।
एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, और यहां पे लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। लिख दीजिए फास्ट। तो चलिए समझ में आ गया, एडवांस रिसीव फ्रॉम डेटर्स है और एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स। बाकी आंसर आ गया इसका? नहीं है? अब आ जाएगा। चलिए 7th वन चिल्ड्रन आ गया होगा, इजी था। 8th वन छोड़ने को बोला था, क्या पूछे? लोन एडवांस्ड मतलब हमने लोन किसी को दिया है, लास्ट में दिया हुआ एकदम। लोन एडवांस्ड हमने लोन दिया है तो असेट होगा, वो इंसान हमारा डेटर हो गया ना एक तरह से। लोन एडवांस्ड इज लोन गिवन बेसिकली, तो वो इंसान डेटर है, असेट हो गई। डेबिट बैलेंस, यस। बुक डेट्स, डेटर्स, डेटर्स और बुक डेट्स एक ही चीज होती है, बुक में जो डेट्स हैं, ठीक। नेक्स्ट 8th वन वाज नॉट गिवन, 9th वन वाज गिवन। आ गया आंसर? 9 दिया था। चलिए 10th 11th वाज नॉट गिवन। चलो 12th आ गया? ना ना ना, 10th 11th नहीं दिया था। 12th आ गया आंसर? 13th। चलिए लेट स्टार्ट विथ 14th वन। 14th को कैसे करेंगे हम सॉल्व, अभी करने जा रहे हैं बच्चों। ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो लगभग बना ही हुआ है, आप इसी में लाइन खींच लीजिए, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। इसी में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। टाइटल लेटर्स, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। अब हम करेंगे क्या, हम आइटम्स के साथ वैल्यू पिक करते जाएंगे, जिस कॉलम में जाने लायक होगी उस कॉलम में लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किधर आता है बच्चों? डेबिट में, तो पुट इट इन द डेबिट बैलेंस कॉलम। क्लोजिंग स्टॉक आएगा अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा अंदर। चलिए कुछ लोग सो रहे थे क्लास के स्टार्टिंग से। क्लोजिंग स्टॉक आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया तो? अभी तो बताया है, इट इज 40,000 डेबिट साइड। डेटर्स किस साइड आएगा बच्चों? डेबिट साइड। क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड। फिक्स्ड एसेट्स डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड। देन चिल्ड्रन एक्सपेंसेस डेबिट साइड। अब बच्चे कहेंगे सर आपने तो कहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सपेंस में बताया नहीं गया डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। और ये एक लॉजिकल रूल होता है अकाउंटिंग में, जो किसी जमाने में पढ़ाया जाता था, कोर्स से हट चुका है, तो अब बच्चे इसको सीए फाउंडेशन में ही एक्सेस कर पाते हैं। एक्सपेंस का जिक्र हो बट ये ना बताया जाए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अगर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, तो उसे डायरेक्ट माना जाता है हमेशा। क्या माना जाता है? डायरेक्ट। बट यहाँ तो एक्सपेंस का नाम ही नहीं पता क्या है, तो ऐसे दलिदर एक्सपेंस को इनडायरेक्ट मानना है। सेल्स किधर जाएगा बच्चों? क्रेडिट साइड में। एंड कैपिटल क्रेडिट साइड। इजी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया तो ओपनिंग स्टॉक क्यों निकलता है? ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? ओ सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने शायद एक्सपेंस भी हटा दिया होगा इन दैट केस। चलिए 2 लाख प्लस 90 320 आ रहा है चलन। 150 250 253, हाँ नहीं हटाया इन्होंने। चलो दोनों साइड आ गया 320। हाँ बिकॉज एक्सपेंस का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो वील अज्यूम इट टू बी इनडायरेक्ट इन नेचर। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस को हटाया जाता है। तो दो बातें याद रखिएगा, कोई भूलिएगा मत। एक व्हाट इज कॉल्ड एज सीओजीएस और दूसरा एडजस्टेड परचेज। अगर ये दोनों कंटेंट क्वेश्चन में आ गया तो आप क्लोजिंग स्टॉक को अंदर लिखेंगे ना कि बाहर। फाइन। बीक पे चलो, इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलो इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए यस सर। लेट्स गेट डाउन कि कभी कभी ट्रायल बैलेंस तो आपने बना लिया, बट उस ट्रायल बैलेंस में थे बच्चों बहुत ढेर सारे एरर्स, तो वी शुड करेक्ट देम। लेट इट बी रॉन्ग, हमारे आपके बीच में बात रहेगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। करेक्ट करें ना? चलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने ही चीजें हैं बच्चों। सैलरी की वैल्यू कितनी दी है ट्रायल बैलेंस में? 32,000। सेल्स हाउ मच? 175। प्लांट एंड मशीनरी 33। कैश 20। परचेज 120 एंड कैपिटल कितना है? 30। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान।
चिल्ड्रन पहला ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रहा है, 10,000 के गुड्स आपने कैश में बेचे, गलती क्या हो गई आपसे, अनरिकॉर्डेड। अगर बेचते और रिकॉर्ड करते, व्हाट वुड हैव बीन द जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। कितनी वैल्यू है चिल्ड्रन? 10,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कैश किस साइड पे है जर्नल एंट्री में? डेबिट। और ट्रायल बैलेंस में कहां पे है? डेबिट में। चोर चोर मोसे रे भाई, माइनस माइनस प्लस, डिफिकल्ट है बच्चों। सेल्स किस साइड है ट्रायल बैलेंस के अंदर? क्रेडिट। और जर्नल एंट्री में कहा है? क्रेडिट। चोर चोर मोसे रे भाई। सर इसकी जगह अकाउंटिंग इक्वेशन वाली स्टाइल से कर लें, कैश में गुड्स बिके तो कैश आया प्लस कर दें, और सेल्स हो रही है तो बढ़ रही है तो उसको प्लस कर दें। स्वाद अनुसार जो आपका मन, जैसे भी मन कर सकते हैं आप। इसीलिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया गया था। जब इस तरह का कॉम्पोजिशन सिलेबस में आता है ना, तो बेसिक्स काम आते हैं, संस्कार काम आते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली अकाउंटेंसी का संस्कार है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए अनपढ़ है एकदम। गुड्स वर्थ ₹5,000 बॉट फॉर कैश, रिकॉर्डेड एज 3 ओनली। कितना नहीं रिकॉर्ड किया बच्चों? 2। अगर ये 2 रिकॉर्ड करते तो कैसे करते? जर्नल एंट्री क्या होती? परचेज टू कैश, वेरी गुड। जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली परचेज किस साइड पे बच्चों? डेबिट, वेरी गुड। और ट्रायल बैलेंस में भी कहां है? क्या करेंगे? 2,000। जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली कैश किस साइड पे है? क्रेडिट। बट ट्रायल बैलेंस में कहा है? डेबिट। रिवर्स हो गया बच्चों, व्हाट टू डू? -2,000। तो न्यू वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। क्या आएगा डेबिट में? इसी 20 में सब कुछ एडजस्ट किया जाएगा, इसी 20 में सब कुछ एडजस्ट किया जाएगा। पहले देख तो ले। सेल्स 50,000 नॉट रिकॉर्डेड, उधार में गुड्स बेचे, रिकॉर्ड करना भूल गए बच्चों, क्या जर्नल एंट्री बनेगी? वाह वाह वाह, गलत, गजब। कुछ का सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, कुछ का क्रेडिटर्स डेबिट हो रहा है। इट्स डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? कहां नजर आ रहा है? मेरे को नजर नहीं आ रहा। नहीं है ना? तो नहीं है तो सो कॉल्ड लिख देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सेल्स किस साइड पे बच्चों ट्रायल बैलेंस में? क्रेडिट। और जर्नल एंट्री में कहां पे? क्रेडिट। व्हाट टू डू? प्लस कर देंगे। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो आप नया एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जिसमें सैलरी की वैल्यू एज इट इज कितनी लिखेंगे चलन? 32,000। ठीक है। सेल्स की वैल्यू सर कितनी लिखेंगे? ये वाली वैल्यू उड़ा के आप लिख देंगे 175 + 50 + 10, 2,35,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है चलन? 33। ये एज इट इज रहेगा। और कैश 20 में 10 प्लस करिए और 2 माइनस कर दीजिए, 28,000। परचेज कितना हो जाएगा चलन? 122 हो जाएगा। और कैपिटल इतना ही रहेगा। और डेटर्स कितने हो जाएंगे चलन? 50,000। योर टोटल वुड डेफिनेटली चेंज। क्या बहुत भयंकर था? बहुत टफ था? एकदम 2 कौड़ी का है, एकदम 2 कौड़ी का है। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? पक्का? चलिए इसको अपडेट कर लीजिए और नए ट्रायल बैलेंस को बनाकर वैल्यूज लिखिएगा, गुचड़ू मुचड़ू मत करिएगा। अभी आप टाइमिंग कर सकते हैं अपनी शीट में, बट वैसे नया ट्रायल बैलेंस बनाइएगा। ओके, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर होता है पूरी तरह से सब, पूरी तरह से। मेजॉरिटी टीचर्स तो इन सब टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसमें अकल चाहिए बेसिकली। और ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक से पढ़ा है। बिना अकाउंटिंग इक्वेशन वाले इसको नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए तो बच्चों होमवर्क फर्दर नोट कर लीजिए। जितने क्वेश्चंस दोनों सेट में बचे हैं, यू आर सपोज टू डू ऑल ऑफ देम। समझ में आ गया? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।